करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस लाइव सेशन में। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल एक बार फिर लेके आया हूँ इस सेशन को, जहाँ पर आप करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। आपके जो भी प्रश्न हैं, चाहे वो आपके करियर से जुड़े हों, आपकी लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप, जॉब, एजुकेशन, जो भी आपके सवाल हैं वो आप सारे सवाल यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा यहाँ पर मौज परिवार का। आपका प्यार और स्नेह हमें लगातार मिल रहा है। लगभग 9000 से ऊपर के हमारे फॉलोअर बेस हो चुका है। आपका भरपूर प्यार और आशीर्वाद से तमाम एक प्रश्न यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसके सवालों के जवाब दे पाएँ। साथ ही साथ कू परिवार का भी यहाँ पर मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा 3.5 लाख का फॉलोअर बेस क्रॉस कर चुका है। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपकी तरफ से हमें मिल रहा है। अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह हम पे बनाए रखिए। जो भी आपके सवाल हों, जो भी आपके प्रश्न हों, उनको हमसे पूछते रहिए। पूरी कोशिश करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। और जो इस समय लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभजोत जी जुड़े हैं और तमाम एक श्रोतागण, संदीप जी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। किस शहर से आते हैं वो शहर का नाम भी यहाँ पर हमें ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप अपने प्रश्नों के साथ भी अपने शहर का नाम लिख करके भेज सकते हैं। पता चलता है कि कोई गुजरात से है, कोई राजस्थान से, कोई तमिलनाडु से, कोई झारखंड, बिहार, तो तमाम एक जगह से, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, आगरा, सब जगह से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। तो अच्छा लगता है कि आखिर इतनी दूर तक हमारी रीच पहुँच रही है। तो आप सभी से यहाँ पर अनुरोध रहेगा कि जिस भी शहर से आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक तो अपने शहर का नाम भी भेजिए अपने प्रश्न के साथ। तो चलिए अब ज़्यादा बात नहीं करते और पहला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आया है वेदिका जी का। तो वेदिका जी ने यहाँ पर हमसे पूछा है कि सर, मैं 12th बायो से किया है, अब मैं तैयारी करूँ या कहीं पर एडमिशन लेके कोर्स कर लूँ। तो वेदिका जी, सबसे पहली चीज़, आपने जो प्रश्न पूछा है थोड़ा सा अधूरा है कि आपने यहाँ पर रैंक वगैरह का स्पेसिफाई नहीं किया है और ना ही आपने ये बताया कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। हालांकि आपने ये ज़रूर बताया कि आप बायोलॉजी फील्ड से हैं। साइंस साइड में बायो ग्रुप का मतलब है कि आप यहाँ पर डॉक्टर शायद बनना चाहते हों। काफ़ी ज़्यादा चांसेस इसके बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पर डॉक्टरी करना चाहते हैं और अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है या बहुत पीछे आई है या आपको अपनी पसंद का कोई कोर्स नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या ड्रॉप आउट करके आप अच्छी कोचिंग करने के उपरांत अपने आप को इस तरह से देख पा रहे हैं कि आप अच्छी जगह सेलेक्ट हो पाएंगे, या सिर्फ आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं सिर्फ वो यहाँ पर कोचिंग करने जा रहे हैं, तो उनको देखा देखी आप कोचिंग करने जाना चाह रहे हैं। दोनों बातों में फ़र्क हो जाता है। अगर आप दूसरों को देखा देखी सोच रहे हैं कि मेरी फ्रेंड गई है कोचिंग करने तो मुझे भी कोचिंग कर लेनी चाहिए, मेरा भी यहाँ पर MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं होगा कि आपकी फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ है या उसने कोचिंग ज्वाइन करी है। वो तब होगा जब आप पूरे मन से, पूरी शिद्दत से, पूरे लगन के साथ मेहनत करेंगे। तो हमेशा ये सोच के मत चलिए कि आपकी फ्रेंड ने अगर यहाँ पर MBBS की कोचिंग के लिए कहीं पर ट्राई किया है या कहीं पर ज्वाइन किया है तो आप भी यहाँ पर ड्रॉप करके MBBS की कोचिंग कर लेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद से इस दिशा में सोचेंगे और उसके लिए प्रयास भी करेंगे। मेहनत आपको ही करना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति मेहनत कर रहा है तो उसके जैसे मैं भी कर लूँगी या कर लूँगा। इस तरह से काम नहीं चलता है। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं, ड्रॉप करके आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। 1 साल ही ख़राब होगा, लेकिन अगर भविष्य में आपको लगता है कि आप अच्छे पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आप MBBS मान लीजिए, आप न्यूरो साइंसेस में करना चाहें, आप गायनिक में करना चाहें, जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हैं, अगर आपको वो फील्ड मिल रही है तो फिर आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। इस दिशा में काफ़ी अच्छा है
स्कोप भी अच्छा है और इवन कोरोना के बाद से तो जो आपका मेडिकल साइंस है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जॉब्स भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं और डॉक्टरों की रिस्पेक्ट तो हमेशा सोसाइटी में होती आई है। सबसे नोबल प्रोफेशन में से एक माना जाता है डॉक्टर्स का। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप तैयारी उस लेवल की नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ दूसरों को देखा देखी ही इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर मेरा आपके लिए सजेशन होगा कि आप यहाँ पर दूसरे किसी कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप माइक्रोबायोलॉजी में ज्वाइन कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, और भी तमाम एक कोर्स होते हैं, उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना माइंड मेकअप करिए कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, और उसके उपरांत ही आप डिसीजन लीजिए कि आपको कोचिंग करनी चाहिए या फिर आपको यहाँ पर अभी एडमिशन ले लेना चाहिए। डिलेमा वाली चीज़ मत रखिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, डिलेमा में रहते हैं कि अरे कोर्स तो ज्वाइन कर ही लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो तैयारी करेंगे, तैयारी हो गई, सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ये कोर्स तो चल ही रहा है। इस केस में ना तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, ना ही अच्छी रैंक आ पाएगी, और ना ही आप अपने कोर्स पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो ऐसे डिलेमा वाली सिचुएशन बिल्कुल मत रखिए। आपको अगर करना है तो अच्छे से तैयारी करके आप इसको निकालिए। अगर आप इसको निकाल लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए खुशी की बात होगी, आपके परिवार वालों के लिए खुशी की बात होगी। सिर्फ ये सोच करके कि कोई जान पहचान वाले लोग इस तरह से कर रहे हैं, आप भी कर लें, ये सोच के मत करिएगा, वरना भविष्य में आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा, दिक्कतें भी आपके सामने आएंगी। तो अगर आप पूरे मन से शिद्दत से तैयारी कर सकती हैं तो सबसे पहला मेरा सजेशन ये रहेगा कि तैयारी के लिए जाइए। एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी संस्थान आपको मिलेगा आपके आगे की पढ़ाई के लिए, MBBS वगैरह के लिए, और वो आपको बुलंदियों तक पहुंचाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों की तरफ से भी आते रहते हैं। अपने प्रश्नों को हमेशा आप पूछते रहिए, जो भी आपके सवाल हों, जो भी आपकी क्वेरीज हों, पूछ सकते हैं। जो लोग इस समय लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सुनील जी का यहाँ पर सवाल आया है। सुनील जी ने कहा है कि सर मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। सुनील जी, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी जब तक चल रही है ना, परेशानियाँ तो उसके साथ चलती ही रहेंगी, चाहे कुछ भी हो। ये तो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और वो हमेशा आपका ऐसे चलता ही रहेगा। आप ये सोचते हैं कि परेशानियां ना हो ज़िंदगी में, ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। इस जीवन में आप कोई ऐसा एक व्यक्ति भी ढूंढ के नहीं दिखा सकते कि जिसके जीवन में कोई परेशानियां ना हो। आप कहेंगे मुकेश अंबानी हैं, अडानी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, कोई भी आप किसी का नाम ले लीजिए, हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियाँ रहेंगी। तो अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको परेशानियां मिलेंगी, और परेशानियां हैं ये इस बात का पूरक है, इस बात का संकेत देता है कि आप जिंदा हैं और आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और बल्कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में हर तरह का अनुभव व्यक्ति को होना चाहिए। अच्छे अनुभव भी होने चाहिए, बुरे अनुभव भी होने चाहिए। अच्छे अनुभव तो हमेशा सुखद रहते ही रहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके साथ कुछ अच्छा हुआ है तो हमेशा उसके लिए सुखद ही होगा। लेकिन जो बुरे अनुभव होते हैं वो आपको वास्तविकता से आपका परिचय कराते हैं। आपके अपने कौन हैं और कौन आपके अपने होने का दिखावा करते हैं, कौन अपना हाथ खींच लेता है आपके परेशानियों में, आपकी कठिनाइयों के समय में, और कौन आगे बढ़कर आपको सहारा देता है। ये तभी पता चलते हैं जब इंसान का वक्त बुरा आता है। तो अच्छे और बुरे अनुभव आपके तभी होते हैं जब आपका वक्त बदलता है, चाहे अच्छे से बुरे में जाए या बुरे से अच्छे में जाए। एक अभी पिछले दिनों चर्चा हो रही थी तो मैंने एक चीज़ बोली थी वहाँ पर भी
अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाता है, मान लीजिए किसी ने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है, और वहाँ पर आईएएस के लिए सिलेक्शन हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, इंडिया की सबसे रेप्यूटेड जॉब में से एक आईएएस माने जाते हैं। तो जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है ना, उसी दिन आपके कई सौ रिश्तेदार पता नहीं कहाँ से अवतरित हो जाते हैं। जी हाँ, मैं अवतरित ही बोलूँगा क्योंकि उससे पहले वो कहीं खोए हुए होते हैं, कोई नहीं जानता कि कहाँ है क्या नहीं। और जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है आईएएस में, आपके रिश्तेदार अवतरित हो जाएंगे। अरे हमें तो पहले से ही पता था, बिटिया रानी तो कुछ करके दिखाएंगी, हमें तो पहले से ही पता था कि लड़के में कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है, आईएएस तो निकाल के ही रहना था इसको। जी हाँ, ये वही रिश्तेदार जो सालों से, जिन्होंने आपका चेहरा नहीं देखा, आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं, कोई बहुत ज़्यादा आपसे सरोकार नहीं, आपके परिवार से नहीं, लेकिन जैसे ही पता चला कि आपका आईएएस में सिलेक्शन हो गया, सारे के सारे आ गए मिठाइयों के डिब्बे ले लेके कि भैया कहीं ना कहीं हमारा भी कुछ ना कुछ फ़ायदा करा ही देगा। ठीक है ना। तो सफलता के तो हमेशा मानिए कि रिश्तेदार खड़े हैं, सभी रिश्तेदार हैं सफलता के, सब आगे से आगे बढ़ के खड़े हो जाएंगे। अरे हमें पता था, हमारा बच्चा हमारे घर का बच्चा है, भले ही चाहे वो आपके कितनी बुराई करी हो, सब कुछ किया हो, लेकिन जिस दिन आपने आईएएस निकाल दिया या कोई भी आपने अपने जीवन में सक्सेसफुल काम करके दिखा दिया दुनिया को, उस दिन दुनिया वाले ये नहीं देखेंगे कि हाँ ये कैसे थे, क्या थे, आपका परिवार कैसा था। उस दिन सिर्फ आपकी ही जय जयकार होनी है। तो जय जयकार करने के लिए, क्योंकि जय जयकार ऐसे ही नहीं होती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब आप समर्पण के भाव के साथ पूरी मेहनत करेंगे, कुछ जज्बे के साथ लगे रहेंगे, तभी आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो हमेशा अच्छे अनुभव के साथ साथ बुरे अनुभवों को भी अपने जीवन में आप स्वागत कीजिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को नहीं पता कि कौन सा अनुभव आपके जीवन को बदल दे, कौन सी ऐसी बात आपके दिल को छू जाए जो कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दे। एक छोटे से इंसिडेंस होता है, एक छोटा सा हादसा होता है, और उसके बाद व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपको सिर्फ उस मौके की तलाश करनी है, और यकीन मानिए इस जीवन में आपको कुछ ना कुछ तो करके दिखाना होगा, तभी लोग आपको सीरियसली भी लेंगे। अन्यथा लोगों का तो यही होता है कि अगर आपको सफलता एक बार मिल भी गई ना, छोटी मोटी, अरे तुक्का लग गया होगा, किस्मत से निकल गया होगा, यही होता है। सफलता प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती जीवन में, सफलता को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है। आप क्लास में फ़र्स्ट आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लगातार क्लास में फ़र्स्ट ही आते जा रहे हैं, बड़ी बात। और उसके लिए आपने कितने प्रयास अपने जीवन में करे हैं, ये आप ही बेहतर जानते होंगे। कितनी आपने अपनी रातें खोई हैं, कितनी आपने स्ट्रगल करी है, कितनी मेहनत करी है, ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। लोग तो सिर्फ आगे की चीज़ें देखते हैं, बच्चा डॉक्टर बन गया, बच्चा आईएएस बन गया, बच्चा इंजीनियर बन गया लेकिन वो आईएएस बनने के लिए, वो डॉक्टर बनने के लिए, वो इंजीनियर बनने के लिए उसने कितनी रातें काली करी, कितनी मेहनत करी, कितनी स्ट्रगल करी, वो किसी ने देखा और देखना भी नहीं चाहते। अगर हम सोसाइटी में बात करें तो सोसाइटी में लोग देखना ही चाहते हैं। हम सोसाइटी में क्या होता है, आंखों पे पट्टी बांध के रखते हैं, सबके सब क्या, अरे वो तो इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डालते हैं, हज़ारों रुपए उसके आ जाते हैं अकाउंट में, वो तो यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं, लाखों रुपए आ जाते हैं। आप भी चला लो ना, आपको मना किया किसी ने? हमेशा दूसरे
सबकी मेहनत को कमतर करके आंकना और हमेशा अपना ही बढ़ावा देते रहना, ये सोसाइटी का नियम है। इसको तो आप गांठ बांध दीजिए और हमेशा याद रखिए कि जीवन में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ऊपर खींचना चाहेंगे, आपको ऊपर उठाना चाहेंगे। जीवन में ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे जो हमेशा आपको नीचे ढकेलने की कोशिश करेंगे। जीवन में कोई अपनी मेहनत करके अपनी लकीर आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मेहनत किस लिए करते हैं? कॉर्पोरेट कल्चर तो बहुत ज़्यादा ऐसी चलता है, अपनी मेहनत कम करनी है, दूसरे की लकीर मिटा दो तो हमारी लकीर अपने आप ही बड़ी दिखाई देने लगेगी। कुछ इस तरह का कल्चर यहाँ पर कॉर्पोरेट में बनता जा रहा है। और जब तक आप इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकलते तब तक आपकी उन्नति जीवन में हो ही नहीं सकती। जीवन में उन्नति करने के लिए, उन्नति पाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ते हैं और तभी आपको जीवन में सफलता भी मिलती है। तमाम एक लोग यहाँ पर अपने प्रश्न पूछते हैं। आप भी अगर कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं, बिल्कुल शौक़ से पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल, अपने क्वेरीज, अपने चाहे रिलेशनशिप में हो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, एजुकेशन, कैरियर, जॉब्स, जिससे भी जुड़े आपके सवाल हैं, वो सभी सवाल यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाएँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं किसका आया है। अगला प्रश्न यहाँ पर एक मैसेज आया है राजकिशोर गुप्ता जी का। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को प्यार भरा साधुवाद। और इन्होंने लिख के भेजा है कि रिश्ते हों या दोस्ती, दोनों पौधे की तरह होते हैं, देख रेख ना हो तो मुरझा जाते हैं। बिल्कुल सही कहा राजकिशोर जी आपने कि जो जीवन है ना, इस जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों का आपको खुद से ध्यान रखना पड़ता है। आप किसी के साथ रिश्तेदारी रखें, किसी के साथ दोस्ती रखें, उसके लिए भी आपको यहाँ पर प्रयास करते रहने होते हैं। अगर जैसे पौधे होते हैं ना, गमले में आप पौधा लगा लीजिए, अब उसकी देख रेख मत करिए तो कुछ दिनों बाद देखेंगे वो पौधा मुरझा गया है, सूख गया है, सारे फूल पत्ती झड़ चुके हैं और अब उसमें आप कितना पानी डालते रहिए नहीं होगा। तो एक रेगुलर फॉलोअप यहाँ पर चाहिए होता है। अगर आप गमले में पौधा लगा रहे हैं या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप दोस्ती या रिश्तेदारी में फ़र्क नहीं समझेंगे, आप पौधों की तरह उसको ट्रीट नहीं करेंगे, अपना खाद पानी उसको समय समय पर नहीं देते रहेंगे, तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं बहुत दूर आप होते चले जाएंगे। हमेशा जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ बढ़ने के लिए आपको प्रयास करने होते हैं। अपने रिश्तों को कुछ इस तरह से बनाइए कि वो किसी के ऊपर बोझ की तरह ना लगे। हमेशा सामने वाला कंफर्टेबल रहे, इस तरह से आपको आगे सोचना होता है, बढ़ना होता है। तो बिल्कुल सही आपके बात है कि अगर हम रिश्तों की और साथ ही साथ पौधों की अच्छी तरह से देख रेख नहीं करेंगे तो वो मुरझा ही जाएंगे। फ्यूचर में उसमें फूल नहीं आने वाले। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी आप स्ट्रगल कर लें, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर प्रयास करने हैं, एफर्ट्स करने हैं। जरूरी नहीं कि आप यारी दोस्ती में हर दूसरे दिन किसी के जाके बैठें। आप हफ्ते दो हफ्ते में किसी का हालचाल पूछ सकते हैं। हफ्ते दो हफ्ते भी कम ज़्यादा लग रहा है तो आप महीने में एक बार किसी का हालचाल पूछ सकते हैं। क्योंकि किसी दिन अगर आपको ज़रूरत पड़ी और आपने काम के लिए फ़ोन किया तो सामने वाला सबसे पहले पता है क्या सुनाएगा? आज कैसे याद कर लिया, क्या काम आन पड़ा, क्या ज़रूरत आ गई। तो हमेशा ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
इस समाज में कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता है। तो आपको भी अपने जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेने चाहिए। एक और मैसेज यहाँ पर भेजा गया है राजकिशोर जी द्वारा कि विश्वास इंसान का अनमोल धन है, जिस इंसान के पास नहीं है वो सबसे गरीब है। बिल्कुल सही कहा राजकिशोर जी आपने कि विश्वास तो होना ही चाहिए। और एक यहाँ पर फ्रेज़ भी इंग्लिश में, यू कैन ऑलवेज लव द पर्सन यू ट्रस्ट बट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट यू कैन ट्रस्ट द पर्सन यू लव। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हो उस पर भरोसा करें, लेकिन अगर आप किसी पर्सन पे भरोसा करते हैं तो खुद ब खुद आप उससे प्यार करने लगेंगे। तो यहाँ पर इंसान का जो अनमोल रिश्ता है, विश्वास का अनमोल धन है जो उसके पास, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो प्यार का रिश्ता है यही इंसान को दूसरों से अलग बनाता है। कुछ अलग अगर आप बनना चाहते हैं जीवन में तो आपको अपने अंदर की इंसानियत ज़िंदा रखनी होती है। ये नहीं करना कि आप इस भौतिकतावादी युग में उसके गर्त में जाते चले जाएं। आपको अपनी एक विशिष्ट पहचान बनानी है, उसके लिए आपको ही प्रयास करते रहना है। और जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा भी रहेगा। प्रयास करने से कभी भी मत चूकिए। अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ही जड़ें खोखली करते जा रहे हैं। इंसानियत तो हमेशा इंसान के अंदर रहनी ही चाहिए। और यहाँ पर एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, वो कहानी भी आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहेंगे। किसी ने भेजी थी, शेयर की थी सोशल मीडिया पर, मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसे सुना रहा हूँ। नाम नहीं पता मेरे को, तो जिसकी भी हो उनको हृदय से धन्यवाद। ऐसी ही अच्छी कहानियाँ भेजते रहा करिए। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार एक व्यक्ति होता है और वो अपने दोस्तों के साथ मार्केट जाता है घूमने फिरने। आप भी जाते होंगे, दोस्तों के साथ तफरीह करने जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं। किसी भी काम से आप मार्केट जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। और कुछ नहीं, मूवी देखने गए, ठीक है। तो अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ बाहर जाते हैं और बाहर प्लान बन जाता है लस्सी पीने का कि आज तो चलो लस्सी पीते हैं। बड़ी अच्छी, बड़ी टेस्टी लस्सी होती है। सामने पटियाला लस्सी वाला खड़ा है, बड़ी प्यारी, बड़ी बढ़िया लस्सी बनाता है। इसकी लस्सी पी के देखते हैं, इसकी तारीफ़ बहुत सुनी है। आप भी अपने दोस्तों के ग्रुप के साथ चल देते हैं कि चलो आज लस्सी पीते हैं। आप सभी दोस्त वहाँ पर जाके खड़े होते हैं, अपने अपने लस्सी का गिलास लेते हैं उससे, और उसके बाद खड़े होकर के लस्सी पीने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक अधेड़ उम्र की महिला आती है, बूढ़ी सी महिला, कपड़े भी थोड़े मैले फटे हुए, और वो आपके सामने हाथ बढ़ा देती हैं भीख मांगने के लिए। अब वहाँ पर कई बार सिचुएशन आप भी फेस करी होगी कि आप कहीं पर खड़े हों, यार दोस्तों के साथ खड़े हों, और वहाँ पर कोई पैसे मांगने वाला आ जाए। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, मना कर दिया जाए, भगा दिया जाए, या कुछ पैसा दे दिया जाए, क्या करें समझ में नहीं आता कई बार। और जो हम पैसा दे रहे हैं क्या वाकई उस दोस्त देख करके खुश होंगे या ख़राब मानेंगे। मान लिए 2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये दिए, दोस्तों ने कहा बस इतना सा कमाता तो इतना है, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल जहन में एकदम से आ जाते हैं कि क्या करा जाए, दिया जाए ना दिया जाए, कितना दिया जाए, बहुत सारी चीज़ें। तो वैसे उस व्यक्ति के साथ भी होता है। हम यहाँ पर व्यक्ति का नाम लेते हैं रमेश, ज़्यादा आसान रहेगा। तो रमेश के साथ भी ऐसे होता है कि रमेश सोचता है अब क्या किया जाए, इस बूढ़ी महिला को कुछ पैसे दिए जाएं या मना कर दिया जाए, क्या करें। इसी कश्मकश में रमेश अपनी जेब में हाथ डालता है
उसके कुर्ते में कुछ पैसे पड़े भी होते हैं, कुछ सिक्के उठाता है जेब से, फिर वापस छोड़ देता है। और उस महिला जो कि काफ़ी वृद्ध थी, उसकी अम्मा की उम्र, उसकी दादी की उम्र की, तो उनसे पूछता है रमेश कि अम्मा लस्सी पियोगी। और उसका इतना पूछना था कि सारे दोस्त उसको ऐसे स्ट्रेंज निगाह से देखने लग जाते हैं। अरे क्या मतलब भाई, 2-4-10 रुपये दे के छुट्टी करो, कहाँ 50 रुपये की लस्सी पिला रहे हो? ठीक है ना। तो सब बोलता कोई कुछ नहीं, लेकिन सब उसको ऐसे देखने लग जाते हैं ग्रुप में कि ये क्या कह दिया इसने। अब बुढ़िया कश्मकश में होती है, उसको भी अच्छा लगता है कि अगर उसको भी लस्सी पीने को मिल जाती। तो बुढ़िया भी हाँ में सर हिला देती है, कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ हाँ में सर हिला देती है। अब रमेश दुकान वाले को इशारा करता है, जहाँ बैठे होते हैं सारे के सारे दोस्तों के साथ टेबल पे, चेयर वगैरह सब लगी हुई है, तो वहाँ से वो इशारा करता है दुकान वाले को कि अम्मा को 1 गिलास लस्सी। तो दुकान वाला वहाँ से देख लेता है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, दुकान वाला रमेश को। तो अम्मा क्या करती हैं, वो उनके हाथ में कुछ पैसे, कुछ सिक्के पड़े होते हैं जो उन्होंने शायद कुछ देर पहले भीख में मांग के लोगों से लेके आई हैं। 5-7-10 रुपये जो भी उनके हाथों में होते हैं, और वो रमेश की तरफ बढ़ा देते हैं कि बाबूजी मेरी लस्सी के पैसों को इसमें थोड़ा सा मिला लें। तो रमेश बड़ा सकपका सा जाता है। उसको पहले लग रहा होता है कि वो बड़ा दिलदार वाला काम कर रहा है कि वो लस्सी पिलवा रहा है, और वहाँ पर बुढ़िया उसको, जो उसके हाथ में पैसे होते हैं 5-7 रुपये, वो उसको ऑफ़र कर देती है। तो रमेश स्तब्ध रह जाता है और मना कर देता है बुढ़िया को, नहीं अम्मा पैसे रखो, पैसे नहीं मांग रहे हैं आपसे, आप बस लस्सी पियो। इतने में दुकान वाला, जो उसका काम करने वाले कारीगर होते हैं, उसके थ्रू एक लस्सी का गिलास तो बुढ़िया के पास भिजवा देते हैं। तो बुढ़िया लस्सी का गिलास पकड़ के वहीं पर ही थोड़ी से हट करके बैठ जाती है। रमेश को थोड़ी सी बात यहाँ पर अखरती है, कहीं ना कहीं उसको खुलबुलाहट होती है कि यार ये भी एक कस्टमर है, भले उसका पैसा मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये भी एक कस्टमर है और इसको भी पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। हम लोग यहाँ पर चेयर्स पे बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लस्सी, इसको भी चेयर पे बैठने को मिलना चाहिए। लेकिन अगर दुकान वाले से बोलूँगा तो शायद उसके ग्राहक बुरा मान जाएंगे, दुकान वाला भी मानेगा और उसके ग्राहक भी बुरा मानेंगे कि एक भिखारी को आपने हमारे साथ यहाँ पर कुर्सी पे बैठने को कैसे बोल दिया। अपने साथ अगर इधर जो चेयर खाली पड़ी है इस पर बैठने को बोलता हूँ तो शायद दोस्त बुरा मान जाए कि यार हम साले यहाँ पर अपने गप्पे मार रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, उन्हें एक भिखारन को बुला लिया। तो रमेश इसी कश्मकश में होता है, इसी परेशानी में, दुविधा में होता है, और वो क्या करता है, वो उठ कर के उस बुढ़िया के पास जाकर उसके साथ ज़मीन पे बैठ जाता है। और ये देख करके उसके दोस्त सकपका जाते हैं। रमेश ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको पता था कि अगर वो यहाँ पर उस बुढ़िया को बैठने को कहेगा तो उसके दोस्त बुरा मानेंगे, लेकिन अगर वो खुद उठ के वहाँ पर चला जाता है तो कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई उसको बोल नहीं सकता।
बस ये सारा नज़ारा जो दुकान वाला होता है देख रहा होता है। दुकान वाला लड़के के हाथों 2 कुर्सियाँ भिजवाता है, एक रमेश के लिए और एक उस बुढ़िया के लिए, और कहता है बाबूजी, खुद भी आता है वहाँ पर कि आप नीचे मत बैठिए, ऊपर बैठिए, चेयर पे बैठिए। तो रमेश मना करता है कि नहीं, इससे आपकी ग्राहकी ख़राब होगी, लोग बुरा मानेंगे, ग्राहक बुरा मानेंगे कि इन्हीं चेयरों पे तो वो भी बैठते हैं, और अगर बुढ़िया बैठेगी, एक बेकारन बैठेगी, तो हो सकता है आपकी ग्राहकी ख़राब हो। तो दुकान वाला पता है उससे क्या कहता है? दुकान वाला कहता है, साहब इस दुकान पे ग्राहक तो रोज़ आता है, लेकिन इंसान कभी कभी आता है। तो हमेशा अपने अंदर का इंसान बचा करके रखिए। आपके अंदर अगर इंसानियत बची रही तो ये दुनिया बची रहेगी। दुनिया में जो दुख आ रहे हैं, जो तकलीफ़ें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों में से, आप और हम, मैं अपने को भी उसी में काउंट करता हूँ, मैं कोई अलग नहीं, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। हमारे अंदर से इंसानियत जाती जा रही है। हम लोग शायद इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं, काफ़ी सारे लोग। अगर आपको इस दुनिया को, कंप्लेंट सबकी है दुनिया से, दुनिया में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, चोरी चकारी हो गई है, क्राइम बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया है। कोई बाहर से आके कर रहा है क्या? कोई एलियन आ गए हैं क्या इस धरती पर? आप और हम ही तो हैं। हम ही लोग हैं जो इस धरती को, इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और इसको इस तरह से बनाते जा रहे हैं कि भविष्य में जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उनको कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, शायद आप खुद भी नहीं जानते। बहुत ज़्यादा परेशानियां, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आगे आने वाली जनरेशन को झेलनी है, और उसके लिए हमें अभी से तैयार रहना है। अगर हम यहाँ पर अभी से एक्शन नहीं लेंगे, अभी से कार्य नहीं करेंगे, इसकी रोकथाम नहीं करेंगे, अपने अंदर के इंसान को जिंदा नहीं रखेंगे, तो भविष्य में हमें ही इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। तो इंसानियत तो हमेशा अपने अंदर ज़िंदा रखिए, वही आपको बुलंदियों पे पहुंचाएगी। और इस बीच एक गेस्ट यूज़र हमारे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग भेजा है। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमस्कार। कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, वो भी लिख करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपके जो भी सवाल हैं, क्वेरीज़ हैं, वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आप अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर, जॉब, एजुकेशन, एकेडमिक्स, तमाम एक सवाल, जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमसे यहाँ पर साझा कर सकते हैं। एक सवाल आया है हमारे पास, और ये एक सवाल है, थोड़ा टाइम लग रहा है खुलने में। नेहा यादव जी का, नेहा यादव जी ने यहाँ पर सवाल पूछा है, और उन्होंने पूछा है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, रैंक आ रखी है, काउंसलिंग में अभी वक्त है, क्या सेशन समय से स्टार्ट होगा? तो नेहा जी, आपको बता दें, इस बार
जो सेशन हैं ये सही में काफ़ी ज़्यादा डिले हो गए हैं। इंजीनियरिंग में अगर हम उत्तराखंड की बात करें आपके यहाँ पर, तो बच्चे बहुत परेशान हैं। यहाँ पर भी ये मान के चलिए कि अक्टूबर तक तो एडमिशन ही चलने वाले हैं, नवंबर में जाके क्लासेस स्टार्ट हो पाएंगी। अक्टूबर एंड या नवंबर में जाके आपकी क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट हो पाएंगी। बहुत ज़्यादा डिले यहाँ पर रहने वाला है। और उसके बाद कब जाके ये फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम करवाएंगे, जनवरी में कराते हैं, फरवरी में कराते हैं, पता नहीं, क्योंकि सफ़र कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। जो सेमेस्टर 15 जुलाई से स्टार्ट होते थे या किसी कारण से अगस्त में स्टार्ट होता है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने मिलते थे। दिसंबर में एग्ज़ाम होते थे, जनवरी तक एग्ज़ाम चले, फरवरी में रिजल्ट आ गया, फरवरी से नया सेशन भी शुरू हो गया, नया सेमेस्टर। अब आपके नवंबर में सेशन स्टार्ट होगा। नवंबर दिसंबर आप मानिए कि आपकी पढ़ाई होगी। जनवरी तो आपका एग्ज़ाम की चीज़ें भागदौड़ शुरू हो जाएगी और जनवरी एंड तक एग्ज़ाम करवा भी देंगे। किस बात के 6 महीने के पैसे आप चार्ज कर रहे हो समझ नहीं आता। आप 6 महीने बच्चों को फीस तो चार्ज कर रहे हो, एजुकेशन दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे। तो हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस हद तक जा चुकी है कि यहाँ पर जो एजुकेशन एक बहुत ही दिव्य चीज़ हुआ करती थी, गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी, जहाँ पर पढ़ाई का दर्जा और गुरु का दर्जा बहुत ऊपर हुआ करता था। आज की डेट में वो एक एजुकेशन सेक्टर होके रह गया है। मैं खुद भी उसी सेक्टर को बिलोंग करता हूँ, लेकिन सच बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन एक सेक्टर बन के रह गया है, जहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट तैयार करे जा रहे हैं। मैन पावर नहीं बोलूँगा मैं, प्रोडक्ट की तरह बोलूँगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही तैयार करे आ रहे हैं। और पेरेंट्स भी बस ये सुनना चाहते हैं कि 4 साल के बाद वो गर्व से बता सकें कि उनका बेटा 8 लाख का पैकेज पे उस कंपनी में काम कर रहा है, तो उनकी बेटी 12 लाख के पैकेज पे फलाना कंपनी में काम कर रही है। उनका दामाद जो है वो विदेश में उस कंपनी में 20 लाख के पैकेज पे है, तो कोई 40 लाख के। बस यही सब जानना चाहते हैं, यही सब सुनना चाहते हैं। और जो अभी थोड़े पहले इंसानियत की बात कर रहे थे ना, वो उसका कारण ये भी है कि जो मॉरल एजुकेशन हुआ करती थी एक समय पे, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। अब क्या है, हम सब लोग बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं। इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं कि हमें बाकी चीज़ों से अब फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ अपनी सैलरी दिखाई देती है, अपने शौक़ दिखाई देते हैं। इसके अलावा दुनिया भाड़ में जाए, कुछ ही हो, हमें कोई मतलब नहीं। तो जब इस तरह की शिक्षा व्यवस्था देश में चलेगी, तो मॉरल एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, बात तो सभी करते हैं कि हाँ जी सबके मॉरल वैल्यूज़ हाई होने चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, ये सब सिखाया कब, दिया कब? पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। फादर साहब अपना जा रहे हैं नौकरी करने, मदर अपना जा रही हैं नौकरी करने, बच्चा आया के भरोसे छोड़ा हुआ है, बड़ा हो गया तो स्कूल जा रहा है, तो पहचानता भी किसको, आया को। और तो और मतलब कि आज की डेट में तो बेबी सिटर रखते हैं। बच्चा 2 महीने का होता है, वहीं से ही उसको अकेला छोड़ जाता है। इंडिपेंडेंट, हमारा बच्चा तो इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है। 2 महीने का था तब से अकेला रह रहा है। और वही बच्चा जब आपके बुढ़ापे में आके आपको अकेला छोड़ के निकल जाता है इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपने बनाया है, आपने ही उसको ये संस्कार दिए हैं कि बेटा इंडिपेंडेंट बनो। हमने तुम्हें 2 महीने में ही इंडिपेंडेंट बना दिया था। अब वो 60-65 साल के बूढ़े माँ बाप को इंडिपेंडेंट छोड़ करके चला जाता है, तब समझ में आता है कि कहाँ दिक्कतें आई। गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है। क्यों? आपको वहाँ पर 5 फिगर और 6 फिगर का सैलरी पैकेज चाहिए था। आपको अपना रुतबा दिखाना था अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने यार दोस्तों में कि मेरे बेटे के तो
95% आए, मेरे बेटे के 98% मार्क्स आए हैं। उसका फ़लाना कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके फ़लाना मेडिकल में एडमिशन हो गया। यही दिखाना था ना, दिखाइए, बहुत खुशी खुशी दिखाइए, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटिए कि आपका बच्चे तो इतने लायक हैं, इंडिपेंडेंट है, एक ऑस्ट्रेलिया में है तो एक यूएस में है। बाप को हार्ट अटैक भी आ जाए तो कोई देखने नहीं आ पाता है। बताइए, सच हमेशा कड़वा होता है। और कई लोगों को इस समय शायद मेरी बातें कड़वी भी लग रही होंगी। कुछ हो सकता है कि चेंज कर दें, वीडियो चेंज कर दें, अरे यार क्या बकवास कर रहा है। कोई बात नहीं, आपके आंखें बंद कर लेने से सच नहीं छुप जाएगा। खरगोश होता है ना, खरगोश मान लीजिए घूम रहा होता है और उसके ऊपर जब चील या बाज जब झपट्टा मारता है तो खरगोश अपनी आंखें बंद कर लेता है, यह सोच करके कि चील या बाज उसको नहीं देख रहा। और ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी वस्तुस्थिति हमारे समाज में भी हो गई है कि सब को लगता है कि कोई यहाँ पर नहीं देख रहा है, आंखें बंद कर लो, सब अच्छा है, सब अपनी आंखें बंद करे पड़े। मत बनिए ऐसे, वरना बहुत पछताएंगे। और आप तो क्या पछताएंगे, जो आपके आगे आने वाली पीढ़ियां पछताएंगी। बच्चों को जो संस्कार आप दे रहे हैं किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। आपको उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट करनी होंगी। जब तक वो वैल्यूज़ आप उनके अंदर नहीं डालेंगे, आप एक अच्छे समाज की परिकल्पना कर भी नहीं सकते। आप तो फिर भी चाहे थोड़ा बहुत सोशल हो, आगे आने वाली पीढ़ी देखिएगा कितनी सोशल होगी। और उसका टेलर देखना है तो अपने घर से शुरुआत कर लीजिए, अपने बच्चों को देख लीजिए, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को देख लीजिए, समझ में आ जाएगी कितने सोशल हैं। और उस पीढ़ी से आप उम्मीद करेंगे कि वो आपकी देखभाल करे, आपके दिखाए सच्चाई के मार्ग पे चलें। कभी दिखाया मार्ग, कई बात करी बच्चों से, बस एक ही धुन में लगे रहे, पैसा कमाएं, पैसा कमाएं, पैसा कमाना है। यहाँ से भी कमा लूँ, वहाँ से भी कमा लूँ, इसको भी नोच लूँ, उसको भी नोच लूँ, बस सब कुछ कर लूँ, मैं, मेरा परिवार सबसे आगे। जब इस सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सॉरी टू से, बट भविष्य में आपके लिए कोई भी मुझे रोशनी की किरण नज़र नहीं आती। चलिए यहाँ पर और भी बात कर लें। बाकी लोगों के कईयों के मैसेज भी आए हुए हैं। यहाँ पर मोहित कुमार जी हैं, कुछ हमने संदेश शेयर किया था, उसके अगेंस्ट यहाँ पर उन्होंने नाइस लाइन सर लिख के भेजा है, तो धन्यवाद मोहित कुमार जी। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, हमारे थॉट्स पसंद आए। अब्दुल सलमान जी हैं, इन्होंने भी यहाँ पर राइट लिख के भेजा है, तो धन्यवाद अब्दुल सलमान जी, आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद। अवनीश कुमार जी हैं, इन्होंने भी राइट साइड लिख के भेजा है, धन्यवाद अवनीश कुमार जी। सॉरी, अविनाश कुमार नाम है, तो अविनाश कुमार जी आपको भी कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। ज्योति राजपूत जी ने भेजा है वेरी नाइस, तो धन्यवाद ज्योति राजपूत जी। आपको अगर हमारी बातें पसंद आ रही हैं, हमारे थॉट्स पसंद आ रहे हैं, हमारे विचार अच्छे लग रहे हैं, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपको। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इस तरह बनाए रखिए। ओमपाल सिंह जी आए हैं, ओमपाल सिंह जी ने भी यहाँ पर मस्त लिख के भेजा है, धन्यवाद ओमपाल सिंह जी, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार है। और मुकेश गौतम जी हैं, मुकेश गौतम जी ने भी यहाँ पर लिख के भेजा है, सर हमें कोई ऐसा लिंक भेजो जिससे पैसे कमाए जा सकें। तो यहाँ पर देखिए, अलग से कोई पैसे कमाने का लिंक नहीं होता है। आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं बिल्कुल कमा सकते हैं,
लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होती है, कोई शॉर्टकट यहाँ पर नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का सेशन हमारा पसंद आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो, कोई आपकी बात हो तो वह आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन में। टिल देन नमस्कार।